Hello friends, welcome back to my YouTube channel, The Education Master. So today we will discuss question answers of chapter 1, The Portrait of a Lady of class 11. So let's get started. So the question number 1 is the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा गलत दे रखा है आपको, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, सो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हमें थ्री फेसेस बताने हैं ऑथर और उसकी दादी के रिलेशनशिप के, उससे पहले जब जो लेखक था वो बाहर चला गया था, अब्रॉड चला गया था स्टडी करने के लिए। ओके, सो द आंसर इज द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड आर First is childhood, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. तो जो थ्री फेसेस हैं ऑथर के रिलेशनशिप के उससे पहले के, जब वो स्टडी करने के लिए चला गया था अब्रॉड में, वो थ्री फेसेस क्या है। फर्स्ट तो है कि जो चाइल्डहुड में जब वो बच्चा था तो उसकी जो दादी माँ थी वो उसके साथ विलेज स्कूल में उसको रेडी करती थी स्कूल जाने के लिए और साथ ही साथ उसके साथ भी जाया करती थी। सेकंड इज़ बॉयहुड, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर बट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़। तो सेकंड आपको दे रखा है बॉयहुड का कि जब वो सिटी स्कूल में जाने लग गया तो वो किस में जाता था, बस में, और वो दोनों उसकी दादी और वो एक ही रूम शेयर करते थे, लेकिन अब उसकी दादी उसको उसकी स्टडीज़ में हेल्प नहीं कर पाती थी। ओके, बस आपको थर्ड दे रखा है। थर्ड इज़ अर्ली यूथ, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ रूम ऑफ हिम ओन द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। तो अर्ली यूथ में जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गया था, जब वो कॉलेज जाने लग गया था, तो उसको उसका खुद का रूम दे दिया गया था। उसके मम्मी पापा ने क्या दे दिए थे उसको, अपना खुद का रूम। तो उसकी वजह से जो उनका जो कॉमन लिंक था उनकी फ्रेंडशिप में, उनकी दोस्ती का जो कॉमन लिंक था मीन्स रूम, तो वो भी अब उनसे छिन गया और वो भी उनका टूट गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। तो हमें थ्री रीजंस बताने हैं कि क्यों जो उसकी दादी माँ थी लेखक की वो क्यों डिस्टर्ब थी जब वो सिटी स्कूल में जाने लग गया था। So the answers is the three reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are first is she hated Western science and learning. Second, she was pained to know that there was no teaching of God and the scriptures there. And the third one is she was allergic to music. She thought it was not meant for decent people and gentlefolk. It was a monopoly of prostitutes and beggars. तो जो थ्री रीज़न्स हैं कि क्यों उसकी जो दादी माँ थी लेखक की वो क्यों डिस्टर्ब थी उसके सिटी स्कूल जाने से, तो पहला तो ये था कि क्योंकि उनको वेस्टर्न साइंस और लर्निंग पसंद नहीं थी। सेकंड था कि वो उनको ये चीज़ सुन के बहुत दुख हुआ कि उनके जो स्कूल हैं, जो इंग्लिश स्कूल्स हैं, वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। और थर्ड चीज़ ये थी कि वो उनको म्यूज़िक पसंद नहीं था, उनको संगीत बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उनका ये मानना था कि जो संगीत होता है वो डिसेंट पीपल्स के लिए, मतलब मासूम लोगों और जो जेंटलमैन्स होते हैं उनके लिए म्यूज़िक नहीं होता, बल्कि म्यूज़िक जो होता है वो जो भिखारी होते हैं और जो मतलब गाने गा के भीख मांगते हैं उनके लिए होता है। ओके, सो ये तीन रीज़न्स थे, इसलिए उसकी जो लेखक की जो ग्रैंड मदर थी वो उसके सिटी स्कूल में जाने से खुश नहीं थी और इसलिए वो डिस्टर्ब रहती थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। तो हमें थ्री वेज बताने हैं कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब जो लेखक की जो दादी थी, वो कैसे अपने दिन बिताती थी जब वो लेखक बड़ा हो गया था। ओके, सो द आंसर इज द थ्री वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप आर शी लिव्ड अलोन इन हर रूम एज शी हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। तो जो तीन वेज हैं जिससे जो तीन चीज़ें हैं जिससे जो उसकी दादी माँ थी लेखक की वो अपना दिन बिताती थी जब वो बड़ा हो गया था, तो पहला तो ये था कि वो अपने रूम में अलोन रहती थी, अपने रूम में अकेली रहती थी और उन्होंने अपनी जो लोनलीनेस थी, अपना अकेलापन था, वो चुपचाप उस चीज़ को एक्सेप्ट करी थी। सेकेंड इज़ शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो पूरे दिन अपने चरखे पे लगी रहती थी, हमने पढ़ा था ना कि वो पूरे दिन अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर्स बड़बड़ाती रहती थी, प्रेयर्स गाती रहती थी। एंड द थर्ड वन इज़ इन द आफ्टरनून शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। और आफ्टरनून में मतलब दोपहर में वो आधे घंटे के लिए जो चिड़ियाएँ होती हैं उनको खाना खिलाया करती थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ द ओड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डेड। अब आपको कुछ वेज बताने हैं, मतलब ऐसी वो चीज़ें बतानी है जब जो ग्रैंड मदर थी लेखक की, जब वो मरने वाली थी तो उससे पहले वो कैसे बिहेव किया था उन्होंने। आंसर इज़ द जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू दैम सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। तो जब उनकी मौत होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी, मतलब जो लेखक की जो दादी थी, उन्होंने किसी से ही बात करने से मना कर दिया था क्योंकि वो एक शाम पहले
वो पूरी शाम क्या कर रही थी, गाने गाई जा रही थी और ड्रम पीटी जा रही थी। तो अब वो क्या चाहती थी कि मैं अपना सारा ध्यान प्रेयर्स में लगा दूँ, प्रार्थना में लगा दूँ, और वो एक भी अपना क्षण वेस्ट नहीं करना चाहती थी लोगों से बात करके, किसी से भी फालतू बात करके। वो बस चाहती थी कि मैं अपनी प्रेयर गाती रहूँ और बस मैं अपनी माला जपती रहूँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो जो लोग थे जितने भी, मतलब लेखक, उसकी मम्मी, वो सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे ये सब करने से, लेकिन उसकी जो दादी थी उन्होंने उनके प्रोटेस्ट को इग्नोर करा और वो शांतिपूर्वक अपने बेड पर लेटकर वो अपनी प्रेयर गाने लग गई और अपने जो बीट्स थी, मतलब अपनी जो मोती की माला थी, उनको गिनी जा रही थी। ओके, now the question number 5 is the way in which the sparrows express their sorrow when the author's grandmother died। अब आपको बताना है कि कैसे जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने अपना कैसे दुख वो किया था, एक्सप्रेस किया था जब जब लेखक की जो दादी माँ है वो मर गई थी। So the answer is thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. There was no chirping. The author's mother threw some crumbs of bread to them. They took no notice of them. As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away quietly. The sparrows expressed their sorrow. So thousands of, जब उसकी दादी मर गई थी तो बहुत सारी जो स्पैरोज़ थी वो वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी उनके घर पे, और साइलेंटली वो बैठी हुई थी, बस ना वो चिरपिंग करी थी, कुछ भी वो चूचा चीचा कुछ नहीं कर रही थी। और जब उसकी जो ऑथर की जो मम्मी थी, मतलब जो लेखक की मम्मी थी, उन्होंने उनको छोटे छोटे ब्रेड के पीस तोड़ के दिए तो उसकी तरफ भी उन चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही जो ग्रैंड मदर, मतलब उसकी दादी की, लेखक की दादी की जैसे ही जो अर्थी उठाई गई, वैसे ही सारी की सारी चिड़ियाएँ क्वाइटली उड़ गई, चुपचाप उड़ गई अपने। और इस तरीके से जो स्पैरोज़ है, जो चिड़ियाँ हैं, उन्होंने अपना दुख एक्सप्रेस किया। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ रिलीजियस पर्सन। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। जो ऑथर की जो ग्रैंडमदर थी वो एक रिलीजियस पर्सन थी, मतलब धार्मिक व्यक्ति थी। तो आपको डिफरेंट चीज़ें बतानी है जिससे हमें ये चीज़ का पता चलता है। सो द आंसर इज़ द ऑथर्स ग्रैंडमदर वॉज अ डीपली रिलीजियस लेडी। We come to know this through the different ways of her behavior. She visited the temple every morning and read scriptures. तो जो लेखक की जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी थी। ये चीज़ का हमें कैसे पता चलता है, अलग अलग उनके जो बिहेवियर में ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती थी, क्योंकि वो रोज़ टेंपल जाया करती थी, रोज़ मंदिर जाती थी, रोज़ वहाँ पर जाकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, कथाएँ पढ़ती थी। एट होम शी ऑलवेज मम्बल्ड इन ऑडिबल प्रेयर एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। और घर में भी वो क्या करती थी, हमेशा, मैंने आपको बताया था कहानी में भी कि वो हमेशा जो प्रेयर्स होती हैं उनको बड़बड़ाती रहती थी अपने मुंह के अंदर ही, है ना। और अपनी जो रोजरी थी, मतलब अपनी जो मोतियों की जो माला थी, उनको भी वो गिनती रहती थी। शी वुड रिपीट प्रेयर्स इन अ सिंग सॉन्ग मैनर वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल। और जब वो गाँव में रहते थे तो जब वो लेखक को वो तैयार करती थी स्कूल के लिए, तब भी वो मतलब गाने के रूप में उन प्रेयर्स को गाती रहती थी। She hoped that he would learn it by heart. She didn't like English school as there was no teaching of God and scriptures. और वो चाहती थी कि जो लेखक है वो इन सब प्रेयर्स को पूरे दिल से सुने और समझे, लेकिन लेखक ऐसा कुछ नहीं करता था। और वो उनको इंग्लिश स्कूल्स भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर जो गॉड और स्क्रिप्चर्स है उनके बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। Even while spinning at her spinning wheel, she would recite prayers। और जब वो स्पिनिंग व्हील अपना जो चरखा चलाती तब भी वो प्रेयर्स गाती रहती थी। Perhaps it was only once that she forgot to say her prayers. It was on the evening prior to her death, when she felt overexcited while celebrating the arrival of her grandson with songs and beating of drums. She continued praying and telling her beads of rosary till her last breath। तो बस वो एक ही बार वो प्रेयर गाना भूली थी जब उनका जो ग्रैंडसन था, मतलब जब लेखक अब्रॉड से वापस आया था, तो तब उन्होंने शाम में क्या करा था, उन्होंने प्रेयर्स ना गा के वो एक फटा हुआ ड्रम लेकर उसको बजाई जा रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गाई जा रही थी। बस एक वही टाइम था जब उन्होंने प्रेयर्स नहीं गाई थी, और उसके बाद भी जब उनकी आखिरी सांसें बची तब तक भी वो प्रार्थना करी जा रही थी। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो लेखक की जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी थी। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feelings for each other change? तो क्या चेंज आया था उनके रिलेशनशिप में, ऑथर और उसकी जो दादी थी उनके रिलेशनशिप में क्या चेंज आया था, और क्या उन दोनों की फीलिंग्स जो है एक दूसरे के लिए वो चेंज हुई थी। सो द आंसर इज़ ड्यूरिंग हिज बॉयहुड द ऑथर वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंडमदर। तो जब जो लेखक बच्चा था तो वो पूरी तरीके से अपनी दादी पर ही डिपेंड था।
शी वॉज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और वो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी. द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम व्हेन दे वेंट टू द सिटी. और जो टर्निंग पॉइंट उनकी दोस्ती में आया था वो कब आया था, जब वो दोनों शहर में गए थे. She could no longer accompany him to school and as he went there by bus. अब वो उसको स्कूल तक भी छोड़ने नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब वो किससे जाता था, बस से जाता था अपने स्कूल. They shared the same room but she could not help him in his studies. वो दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब वो उसको उसकी स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, है ना. शी वुड आस्क हिम वॉट द टीचर्स हैड टॉट. वो अब उससे पूछा भी करती थी कि मतलब आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या पढ़ाया है आपको. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट वर टॉट एट स्कूल. वो उन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो भी उसके स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, उस लेखक के इंग्लिश स्कूल्स में. शी वर डिस्ट्रेस डैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स. वो उससे डिस्ट्रेस रहती थी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था कि क्योंकि जो लेखक जिस स्कूल में जाता था वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में भी उनको कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी. शी फेल्ट ऑफेंड डैट म्यूज़िक वॉज ऑल्सो बींग टॉट. और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि उसके स्कूल में, लेखक के स्कूल में, उनको संगीत, उनको म्यूज़िक भी सिखाए जाते हैं. शी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली. अब उन्होंने इस चीज़ का विद्रोह बहुत चुपचाप तरीके से करा. मतलब उन्होंने ये चीज़ ज़्यादा, जब उस लेखक ने ये सब चीज़ें बताई थी, मैंने आपको कहानी में बताया था कि जब लेखक ने अपने म्यूज़िक के बारे में बताया था कि मेरे स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जाता है, तो उसकी दादी ने कुछ भी नहीं बोला और साइलेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, पर वो फिर भी दुखी थी अंदर ही अंदर. आफ्टर दिस शी रियरली टॉक टू हिम. इसके बाद उसकी दादी ने बहुत कम उससे बात करी थी. व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन. और जब वो जो लेखक था वो यूनिवर्सिटी में चला गया तो उसको अपना खुद का रूम दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. उनका जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, मीन्स दैट इज़ रूम, वो भी उनसे छीन लिया गया, वो भी उनका टूट गया. However, their feelings for each other did not change. लेकिन उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए वो चेंज नहीं हुई. They still loved each other deeply. वो अभी भी एक दूसरे को बहुत गहराई से प्यार करते थे. She went to see the authors off at the railway station when he was going abroad for higher studies. उसकी जो दादी थी वो उसको रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आई थी, देखने आई थी, जब वह अब्रॉड जाने वाला था फर्दर स्टडीज़ के लिए अपनी. शी शोड नो इमोशन बट किस्ड हिज फॉरहेड साइलेंटली. उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, पर उन्होंने साइलेंटली उनका जो फॉरहेड था उसको किस किया. द ऑथर वैल्यूड दिस एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम. सो जो लेखक था उसने इस चीज़ को वैल्यू करी कि ये जो है, जब उसकी दादी ने उसको फॉरहेड पे किस किया था ना साइलेंटली, तो उसने इस चीज़ को एक ऐसे लिया कि ये हमारा लास्ट शायद कॉन्टैक्ट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के बीच में. व्हेन द ऑथर रिटर्न्ड आफ्टर 5 years शी रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन. तो जब वो 5 साल के बाद जब लेखक वापस आया था तो उसकी दादी वहाँ पर खड़ी थी उसको रिसीव करने के लिए. शी क्लैप्ड हिम इन हर आर्म्स. उसकी जो दादी थी उसने उनको अपनी बाहों में, मतलब उनको वो जफ़ी मार ली थी और क्या कहते हैं उसे, गले लगाया था, अपनी पूरी आर्म्स में उन्हें जकड़ लिया था. ओके. इन द इवनिंग शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग बाय सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बीटिंग एंड ओल्ड ड्रम. और शाम को वो क्या करने लग गई थी, तेज़ जो फटा हुआ ड्रम था उनका वो बजाने लग गई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने गा रही थी. होम कमिंग और वॉरियर्स वाला जो सॉन्ग था ना वो गा रही थी वो शाम को. नाउ द क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे ये जो आंसर है ख़त्म होते हैं कि ये पूरी की पूरी सारी पैराग्राफ दे रखा है आपको कि कैसे उनकी जो रिलेशनशिप था उसमें चेंज आया और कैसे उन दोनों की फीलिंग्स क्या चेंज हुई या नहीं हुई एक दूसरे के लिए. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वुड यू एग्री दैट ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर. इफ़ येस गिव अस इंस्टेंसेस दैट शो दिस. क्या आप एग्री करते हो कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी थी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, और अगर हाँ तो आप इसके कुछ रीज़न बताइए कि ये चीज़ कैसे पता चलती है. ओके. तो द आंसर इज़ येस, आई एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर. तो मैं एग्री करती हूँ कि जो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो स्ट्रॉन्ग पर्सन थी कैरेक्टर में अपने. शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स. वो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन थी और उनके जो विश्वास थे वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे. Although she was not formally educated, she was serious about the author's education. बल्कि वो उसकी जो दादी थी वो एजुकेटेड नहीं थी, उसके बावजूद भी वो जो ऑथर की जो मतलब लेखक जो पढ़ता था उसकी जो एजुकेशन थी उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थी. She could not adjust herself to the western way of life, science and English education. जो उसकी जो दादी थी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहती थी उस चीज़ में कि वेस्टर्न वे लाइफ जैसे आजकल के लोग जीते हैं, और साइंस और इंग्लिश एजुकेशन इन सब चीज़ों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था उसकी दादी का. She hated music and disapproved of its teaching in school.
उसकी जो दादी थी वो हेट करती थी म्यूज़िक को, उनको म्यूज़िक से नफ़रत थी और वो इसका विद्रोह करती थी कि ये म्यूज़िक स्कूलों में नहीं सिखाया जाना चाहिए। शी वॉज़ अ डीपली रिलीजियस लेडी, और उसकी जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा धार्मिक लेडी थी। ही BPS वर ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर। तो उनके जो लिप्स थे वो हमेशा किस में बड़बड़ाती रहती थी, वो साइलेंट प्रेयर में उनके लिप्स हमेशा मूव करते रहते थे। शी वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और वो हमेशा अपनी जो माला थी उसको गिनती रहती थी। शी वेंट टू टेम्पल डेली एंड रीड द स्क्रिप्चर्स। वो रोज़ मंदिर जाया करती थी और साथ ही साथ जो कथाएँ होती है वो पढ़ा करती थी। She was distressed to know that there was no teaching about God and holy books at खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल। और इस चीज़ से वो परेशान भी थी कि जो खुशवंत है, मतलब जो लेखक है, उनका जो इंग्लिश स्कूल है नया, वहाँ पर उनको कोई भी सीख नहीं दी जाती, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती भगवान के लिए, भगवान के ऊपर, और होली बुक्स जो होती है, धार्मिक बुकें होती है ना, उनके ऊपर कोई भी उनको शिक्षा नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। शी वॉज अ काइंड लेडी, शी यूज़ टू फीड डॉग्स इन द विलेज। और वो एक बहुत ज़्यादा नर्म स्वभाव की लेडी थी, बहुत दयालु लेडी थी, क्योंकि वो क्या करती थी, गाँव के जो कुत्ते थे उनको खाना भी खिलाया करती थी। इन द सिटी शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज। और सिटी में जब वो शहर में आ गए थे तो वो क्या करती थी, चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी। ऑल दो ओल्ड इन ईयर्स एंड वीक इन बॉडी, शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। बेशक से वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा साल की लेडी थी, और साथ साथ उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो माइंड थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जस्ट बिफोर हर डैथ शी रिफ्यूज़ टू टॉक टू द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली एज शी डिड नॉट वांट टू वेस्ट हर टाइम। और जब उनकी डेथ होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने सबसे बात करना बंद कर दिया था। वो सिर्फ चाहती थी कि मैं प्रेयर ही करूँ इस टाइम पे, और वो ज़रा सा भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू मेक अप फॉर द टाइम लास्ट इवनिंग वैन शी हैड नॉट प्रेड टू गॉड। और उन्होंने लास्ट टाइम एक ज़िंदगी में उनके पहली बार ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने प्रेयर नहीं करी थी, वो जो इवनिंग थी जब उसका पोता वापस आया था अब्रॉड से, तो वही एक शाम थी जब उन्होंने प्रेयर नहीं करी थी। शी ले पीसफुली इन बेड सेइंग प्रेयर्स एंड टेलिंग द ब्रीड्स ऑफ हर रोजरी टिल शी बेट हर लास्ट। और वो पीसफुली उस अपने बेड पे लेट गई और वो जो प्रेयर्स थी उनको बड़बड़ाती रही, उन्हीं को ही गाती रही, और अपनी जो बीड्स थी रोजरी के, जो अपनी जो माला के जो मोती थे उसको ही वो गिनती रही जब अपनी आखिरी सांसों तक। Okay, now the question number 4 is, have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? क्या आप ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो कि ऑथर की ग्रैंडमदर की तरह हो, ऑथर की जो दादी है वैसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो, उसको आप जानते हो, या फिर आप ऐसी जो सेम फील करते हो जैसे ऑथर अपनी दादी के लिए फ़ील करता था, वैसे ही आप क्या सेम फील करते हो, उनको खोने से डरते हो या फलाना ढिमकाना, यही सब क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। ओके, सो द आंसर इज़ येस, आई हैव नोन माई ग्रैंडमदर। ये आपका खुद का क्वेश्चन है, इसमें कोई ये आपका बस आप अपने माइंड से इसको लिख सकते हो। ये जितने ही मैंने आपको ये जो 4 क्वेश्चन थे ना, ये आपको माइंड से लिखने वाले हैं, ये नहीं है कि आपको यही रट्टे रटाए लिखने हैं। और जो ऊपर वाले हैं वो भी आप अपने आप बना के लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम वो जो बुकों वाली लैंग्वेज होती है रटी रटाई वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड ये जो टॉकिंग अबाउट टेक्स्ट है ये तो होते ही इसीलिए कि ताकि आप अपने जो दिमाग है उसके अनुसार आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सको। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये भी ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के। यहाँ पर हमारी ये जो स्टोरी है क्लास 11th की फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल की स्टोरी पूरी तरीके से ख़त्म होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो थे वो उनकी जो स्पेलिंग्स थे उसमें भी एरर था। ओके, सो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है। ओके, थैंक यू।